हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द प्रोग्राम जोर का जोड़। बहुत कुछ हो रहा है जी पाकिस्तान क्रिकेट में, शोबाए खेल में, और बहुत ज़्यादा अहम डेवलपमेंट्स है जिस पर आज प्रोग्राम में तफसीली तौर पर बात करेंगे। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर। और आज के जोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का जोर का जोड़ आज वाकई जोर का जोड़ पड़ने वाला है, क्योंकि जो टेस्ट स्क्वाड है उसका नाम जो है अनाउंस कर दिया गया है। कौन कौन से खिलाड़ी इन हुए हैं, कौन कौन से खिलाड़ी बाहर हुए हैं, क्या वजह है, कौन सा खिलाड़ी क्यों बाहर हुआ, उस पर बात करेंगे। और जो लड़के टीम में आए हैं, क्या उनको आना चाहिए था, वो पसंदीदा या नापसंदीदा होने की बुनियाद पर टीम में आए हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे अजहर खान साहब, एक्स सिलेक्टर हैं। अजहर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ आवरी का। और कामरान अकमल, टेस्ट क्रिकेटर भी हमारे साथ मौजूद होंगे, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उन्हें भी खुशामदीद कहेंगे। कामरान भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। और मेरी तरफ से सबको सलाम खान साहब से। वालेकुम अस्सलाम जी। श्री आगाज़ हम इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक और खबर आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो ये है डेफिनेटली, जिसका पूरी नेशन को बेसब्री से इंतजार है, वो है कल का दिन। क्योंकि जेवलिन थ्रो मुकाबले में अरशद नदीम इज़ गोइंग टू बी इन एक्शन। और यकीनी तौर पर हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा उन्होंने बहुत अच्छा थ्रो करने की कोशिश की है। बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं कि कल इंशाल्लाह जब फाइनल होगा तो वो मेडल ज़रूर अपने साथ लाएंगे। इस हवाले से तो बात करेंगे कि ओलंपिक्स की दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ खामियां रही हैं, कहाँ लूप होल्स रहे हैं। लेकिन उमर, जैसे कि हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की है कि सबसे ज़्यादा जो अहम मरहला है वो सिलेक्शन के हवाले से है। वो यकीनी तौर पर जब स्क्वाड का ऐलान किया, इट्स गोइंग टू बी अ टेस्ट केस फॉर गिलस्पी एज वेल, बिकॉज एज अ कोच उनकी जानिब से एक फ़र्स्ट टाइम जो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे सवालात भी उठ सकते हैं और बहुत सारे सवालात उठ भी रहे हैं कि जो स्क्वाड अनाउंस किया गया है सिलेक्शन के हवाले से बिलखुसूस। तो आई थिंक ओवर टू यू उमर टू प्रोसीड फर्दर अबाउट इट। कामरान भी हमारे साथ मौजूद हैं, अजहर खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाएंगे। अजहर खान साहब, जो अनाउंस हुआ उसमें बहुत सारे जो सरप्राइजिंग जो हैं वो नाम आउट हुए हैं और बहुत सारे नाम इन हुए हैं। इमामुल हक सबसे पहले बाहर हुए। पाकिस्तान में ये टेस्ट सीरीज़ है और एक स्पिनर हम लेकर जा रहे हैं साथ। जी अजहर खान साहब, क्या आप इस पर कमेंट करते हैं? मैं तो बड़ा शॉक्ड हूँ इस सारी जो सिलेक्शन हुई है उसके ऊपर। उमर, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब जो है ना, ऑब्वियसली हम एज ए क्रिकेटर तो देख सकते हैं, मगर हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं कि हम किस तरह बयान करें कि हाँ, एक ही स्पिनर की पाकिस्तान की कंडीशंस में, हमारी एनवायरनमेंट्स में क्या उसकी सिर्फ एक स्पिनर की ज़रूरत थी। अब जो अगर आप स्क्वाड देखें तो उसमें सलमान अली आगा जो है ना, वो आपके एक सेकंड मेकशिफ्ट राइट आर्म ऑफ स्पिनर है। अदरवाइज इब्रार अहमद जो है ना, वो आपके इसके मेन स्पिनर है। Exactly. अब आपके सवाल का जवाब मैं अगर इस तरह दूं कि इब्रार अहमद हैज़ नॉट प्लेड फॉर पाकिस्तान फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। इवन के आयरलैंड और इंग्लैंड और वर्ल्ड कप में भी हमें वो कहीं पर नजर नहीं आए। तो इसका ये मतलब है कि जो वर्ल्ड कप T20 का स्क्वाड था ना, हमारे 15 का नहीं था, हमारे 14 का था। 14 का, बिल्कुल ऐसे ही। बिकॉज वी हैवंट प्लेड विद आवर फुल स्ट्रेंथ। और हमने कभी उनके ऊपर अपना हालांकि ही हैज टेकन 38 टेस्ट विकेट्स यू नो इन अगेंस्ट डिफरेंट कंट्रीज। तो इससे जाहिर होता है कि उनके पास एबिलिटी तो थी, उनके पास बॉलिंग के जो स्किल हैं वो भी मौजूद थे। व्हाई ही हैज नॉट बीन पिक्ड टू प्ले इन T20 क्रिकेट? क्या सिलेक्टर्स की जेहन में ये था कि इब्रार अहमद जो है वो सिर्फ लॉन्ग वर्जन का बॉलर है? क्या वो टेस्ट वो T20 के लिए इज नॉट फिट? देन व्हाई ही वाज सिलेक्टेड? यस, दैट इज अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। बिल्कुल। तो अब जहाँ तक आपका है कि एज ए क्रिकेटर अगर मैं देखूं तो दुनिया में ना जितने भी अच्छी टीमें हैं ना, उनकी जो सबसे बेहतरीन चीज़ हमें लगती है ना कि 90 ओवर्स जो है ना वो आपने करने होते हैं दिन में। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर आप अपने फास्ट बॉलर्स पर वर्कलोड डाल देंगे कि वो 20-20, 22-22, 24-24 ओवर करें और स्पिनर जो है अगर वो बॉलिंग नहीं करता तो फिर इसका ये मतलब है कि आप अब जिस वर्कलोड की बात कर रहे हैं शहनशाह अफरीदी के बारे में कि उनको वाइस कैप्टनसी से हटाया, आज उनका वर्कलोड देखना था, उनको सारे मैचेस जो पिक एंड चूज करके खिलाना है, तो देन देयर इज नो आंसर टू दैट क्वेश्चन कि आप एक स्पिनर के साथ क्या 30-30 ओवर करवाएंगे? दैट इज नॉट टू बी आस्क्ड। श्री, मैं कामरान अकमल की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, एक सवाल मैं करना चाहूँगा। कामरान, बताइएगा इस हवाले से कि पहले एक तासुर दिया जा रहा था, बात की जा रही थी कि जो टीमें बन रही हैं वो पसंद नापसंदीदा इस बुनियाद पर बन रही हैं।
अब ये जो टीम बनी है इससे क्या तासुर जा रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? ये भी तो बज़ाहिर अगर हमें नज़र यही आ रहा है कि किसी की पसंद के मुताबिक ही खिलाड़ियों को एकदम बस ये नाम खिला दिए जाए, इन लड़कों का नाम अनाउंस कर जाए, दैट्स इट। और इसके अंदर कोई मुझे लॉजिक नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान में सीरीज़ है और स्पिनर एक ही स्पेशलिस्ट लेकर जा रहे हैं, इमामुल हक जो है मुसलसल रन्स बना रहा है, वो भी टीम से बाहर है। उसके बाद आपने साजिद खान को, नोमान अली को भी ड्रॉप कर दिया, साइम अयूब इन है, ये भी याद रखिएगा, इमाम भाई साइम अयूब इन। देखिए उमर भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। देखिए जो टीम अनाउंस की है, जैसे खान साहब ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया, जो इब्रार का जो वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया, इवन 23 वर्ल्ड कप 50 ओवर में भी नहीं खिलाया था उसको, हम कह रहे थे इतना कि वो शादाब फिट नहीं है, इंजर्ड है, तो आप इब्रार को ले ले रिप्लेसमेंट, वहां पे भी नहीं खिलाया। फिर एक स्पिनर रखने की मुझे जो लॉजिक नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि अब विकेट स्पिनर्स के लिए नहीं बनेगी, फास्ट बॉलर्स के लिए बनेगी। और 17 रुकनी टीम में एक ही स्पिनर है, दूसरा खान साहब ने बताया सलमान अली आगा, सबको ही पता कि सलमान अली आगा 2 स्पिनर भी खिला रहे होते तो सबसे ज्यादा ओवर कर रहा होता था, क्योंकि हमारे स्पिनर इतनी लंबी बॉलिंग करते नहीं रहे, ना डोमेस्टिक में उनको मौका मिलता है, ना क्या नाम है इंटरनेशनली उनको खिलाने का मौका मिलता है, ना कॉन्फिडेंस दिया जाता है। ये सारी चीजें नजर आ रही कि हमारे स्पिनर्स वाइट बॉल क्रिकेट में भी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जहां तक 17 रुकनी टीम हमारी होम सीरीज है और बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैचेस हैं, अभी मैं इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज देख रहा था, उन्होंने 12 अनाउंस किए हैं, हमने 17 अनाउंस किए। मुझे लग रहा है कि 2-3 लड़के हमने बांग्लादेश को देने हैं उनके 11 पूरे करने के लिए, ये समझ नहीं आ रही। तो 17 रुकनी करने का काम क्या, 12 करें या 13 करें, चले आप एक विकेट कीपर तो जरूरी है, कंपल्सरी है कि स्क्वाड के साथ रहे, इंजरी हो सकती है, उसकी रिप्लेसमेंट मिल सकती है टॉस करने के बाद। लेकिन आपने 13वां जो रखना, आपने देखना कि आपने स्पिनर्स खिलाना है या क्या नाम है फास्ट बॉलर खिलाना है, उनमें से एक को आप रख लें। आप 17 रुकनी टीम, मुझे कोई समझ नहीं आ रही। क्या 5-6 साल से हम लोग सबसे ज्यादा, मैं ज्यादा शोर मचा रहा हूँ कि लाइकिंग डिसलाइकिंग की वजह से आप टीमें बना रहे हैं, आपकी टीम का लेवल बड़ा नीचे चला गया है, इनकी वजह से आप अपनी होम सीरीज भी हार रहे हैं, अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, नेगेटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। इसकी तरफ ध्यान दें, इस जड़ को खत्म करें पाकिस्तान की क्रिकेट में। वो चीजों पे मुझे नहीं लग रहा कि कोई कंट्रोल हो रहा है। आपके सामने भी रिसेंटली वर्ल्ड कप 2023 का भी है, T20 वर्ल्ड कप कैसे हम लोग हारे हैं, बाहर हुए हैं, उससे हम लोग सीख नहीं रहे। जो हम मीडिया पे बातें सुन रहे थे कि सर्जरी बहुत बड़ी होगी, मुझे नहीं लगता हो रही है, उस चीज को खत्म करना चाह ही नहीं रहे। और ये जब तक खत्म नहीं होगी तो ये चीजें नहीं होंगी। ये इस 17 रुकनी टीम में मैं आपको 110% श्योरिटी देता हूँ, 2-3 लड़के नहीं बनते थे आने। वो किस वजह से आए हैं, सिर्फ इसी वजह से आए हैं कि उनके पसंद के हैं, उनके ग्रुप के हैं, जिन्होंने कहा, जिनकी वजह से वो आए हैं, सारा मुझे पता है। इमाम क्यों नहीं है, मुझे एक बात बताएं, वो क्या पिछले 1.5-2 साल से खेलता हुआ नहीं आ रहा? आपका एक बंदा 1 से 2 मैचेस में ठीक है अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई, बाहर हो गया, ड्रॉप हो गया, आपने साइम अयूब को खिला लिया। साइम अयूब को जितने चांस मिले हैं, जितना क्या नाम है मौका मिला, क्या वो वैसी परफॉर्मेंस आई है? नो डाउट अच्छा है, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दी है, आप भेजते हैं फिर डोमेस्टिक में। आपको जो पसंद नहीं होता 2 मैचेस के बाद आप ड्रॉप कर देते हैं। जो पसंद नहीं होता आप उसको 2 मैचेस के लिए भी नहीं लेते, टीम में भी नहीं रखते, क्योंकि आपको उनका चेहरा पसंद नहीं है। यही वजह पाकिस्तान की क्रिकेट जो नीचे जा रही है। खान साहब भी आपके सामने, हम लोग इनकी अंडर खेलते रहे हैं, मेरी क्रिकेट इनके अंडर स्टार्ट हुई है, सिलेक्टर भी रहे हैं पाकिस्तान टीम में। क्या ये चीजें इनके दौर में होती थी या इनसे पहले होती थी या इनके बाद जो 5-6 साल पहले ऐसी चीजें होती थी? नहीं होती थी, जिसकी वजह से क्रिकेट हमारी बेहतर होती थी। अब अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा उमर साहब हो रही है, ये बड़ा जो हम मसला है जो क्रिकेट का, वो बहुत बुरा नजर आ रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट का। कामरान, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात तो यहाँ पर ये कोट करना रह जाती है ना कि यही चीज़ हमने वर्ल्ड कप के दौरान भी हम जब ट्रांसमिशंस में इसी हवाले से बात करते थे, ट्रैवल रिजर्व्स के हवाले से बिलखुसूस, और वही हम देख रहे हैं कि फैसले जब दोबारा अब इस स्कॉट पे भी रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं। सीखा नहीं हमने, सीखा नहीं है हम, और हमेशा हम इसी बात पे अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को कोट करते हैं। कामरान, इससे भी कमेंट कीजिएगा कि फॉर जेसन गिलेस्पी इज गोइंग टू बी अ टेस्ट केस, अगर कहा जाए तो गलत ना होगा। फॉर आप समझते हैं कि उनकी कोचिंग का किस हद तक एक रिफ्लेक्शन देखने को मिल सकता है?
देखिए अभी देखिए जो भी कोई नया बंदा आता है ना टीम के साथ, उसको टाइम देना चाहिए। जी जी 7 से 8 महीने देने चाहिए। अभी उसके अंडर कोई क्रिकेट स्टार्ट नहीं हुई, रेड बॉल क्रिकेट अभी शुरू होगी। अभी ये टीम तो वैसी नहीं है, हम कह सकते हैं जैसी बाकी टीम है। जो बाकी टीमों के साथ जब इंग्लैंड आएगी, साउथ अफ्रीका जाएंगे या न्यूजीलैंड आएगी, उस वक्त सही टेस्ट होगा हमारी क्रिकेट का। जेसन गिलेस्पी का टाइम भी गुजर गया होगा, पता भी चल जाएगा। पहली सीरीज आप मार्जिन दे सकते हैं जेसन गिलेस्पी को। लेकिन आप देखें दुनिया में जो ए टीमें खिलाई जाती हैं ना, वो खिलाई जाती है कि आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस हो, ना कि ये नहीं कि आपकी टेस्ट टीम के जो रेगुलर मेंबर्स हैं जो खेल रहे हैं कंटिन्यू, आप उनको ए टीम में खिलाएं। जैसे भी आज अनाउंस की या सऊद शकील को आप खिलाने का क्या काम है? वो तो टेस्ट टीम का रेगुलर मेंबर है, वनडे टीम का रेगुलर मेंबर है। आपने नसीम शाह को खिलाने का क्या काम है? आपने खिलाना था तो आमिर जमाल को खिलाएं। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो 1.5-2 महीने से इंजर्ड हुआ है, उसकी मैच फिटनेस का पता चले, फिर वो टेस्ट मैच खेले। क्या वो फिट हुआ तो डायरेक्ट टेस्ट मैच खेलेगा? ये मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही। क्या मोहम्मद हुरैरा को टेस्ट टीम में अनाउंस किया, आपने उसको खिलाना ही खिलाना है, तो फिर आपने ए टीम में क्यों खिलाया? अभी वो ऑस्ट्रेलिया टूर 200 किया उसने, डोमेस्टिक में 3 सालों में इतने रन कर दिए हैं, तो आप उसकी जगह साहिबजादा फरहान है, दूसरे लड़के हैं, मोहम्मद अली को अनाउंस किया, शाहनवाज दानी की जरा, मोहम्मद हुसनैन की जरा, पेस है उसके पास। ये चीजें होती हैं जो आप ऐसे प्लेयरों को मैच्योर करते हैं। जो गलतियां हैं वो आप क्या नाम है ए टीमों में खिला के खत्म करते हैं। आप एकदम से लड़के को जो पसंद नहीं है तो आपने ऐसे उसको इग्नोर करना कि दोबारा कभी सोचना ही नहीं है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट की निगामी मैं समझता हूं। बिल्कुल कामरान, यही नुकता लेकर मैं अजहर साहब आपकी जाने बढ़ूंगा। अभी बड़ा एक अहम पॉइंट कामरान ने उठाया है कि हसीबुल्ला आउट हो चुका है, जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया में बेशक बांग्लादेश ए के साथ ही आप वहाँ पर भी खेले थे, अच्छा परफॉर्म किया उसने वहाँ पर। इससे पहले भी पाकिस्तान के ए के जो शाहीन के टूर्स है वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करता रहा, पाकिस्तान टीम तक आया। लेकिन अब उसका क्या कसूर है कि उसको ड्रॉप करके आपने साद खान को टीम में शामिल कर दिया। अंडर 90 से अच्छा बच्चा है, अच्छी बात है, लेकिन जब हुरैरा आपकी टीम के स्क्वाड में है, आपके पास सऊद शकील हैं, तो यहाँ पर आप ऐसे लड़कों को खिलाएं जो आपका मुस्तकबिल है। आप सिलेक्टर रह चुके हैं, आप यहाँ पर होते तो क्या करते? नहीं, अभी कामरान ने बड़ा एक डिटेल्ड अकाउंट जो है ना आपको प्लेयर टू प्लेयर और रिक्वायरमेंट ऑफ द पाकिस्तान टीम बड़े शानदार तरीके से उन्होंने बयान की है। और आई थिंक मेरा एज ए क्रिकेटर ना, एज ए हम्बल स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट, मेरा अपना ओपिनियन जो है ना कि टेस्ट क्रिकेट इज टोटली अ डिफरेंट बॉल गेम। उमर, इसके लिए ना आपको सेशन टू सेशन खेलना पड़ता है। Exactly. और अगर आपके पास 5 दिन का जो खेल है उसमें आपके 15 जो है ना वो सेशन होते हैं, तो अगर 10 या 12 आप सेशन जीतेंगे तो आप टेस्ट मैच जीतने के हकदार होंगे। बिल्कुल सही। बट फॉर दैट मैटर अब मुझे साइम अयूब की सिलेक्शन जो है ना इसमें वो सबसे ज़्यादा खटक रही है। वो क्यों? ही इज़ नो डाउट अ वेरी ब्रिलियंट क्रिकेटर, बड़ा अच्छा खेलने वाला है, लेकिन उसकी जगह इमाम आउट हुआ। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जब साइम अयूब को आपने कंसिडर किया और 23 मैचेस में उसके 309 रन्स बनते हैं इन T20, बट टेल मी कि एक लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल पर जाकर जब वो परफॉर्म नहीं करता तो आप क्या उसकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को कंसिडर करेंगे कि नहीं जी पीछे उसने फर्स्ट क्लास मैचेस में बहुत रन किए हैं? वी डोंट टेक द प्रेजेंट फॉर्म एट ऑल। अब एक चीज़ तो जाहिर होती है कि साइम अयूब हैज़ सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, खास तौर पर उसका जो डिफेंसिव पोस्चर है वो नहीं है जो आपको टेस्ट मैचेस की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल। अब ये कहा जाएगा कि अगर बांग्लादेश के अगेंस्ट साइम अयूब को खिलाते हैं तो फिर अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो व्हाट इज गोइंग टू बी द रीजन? बिल्कुल सही। मेरा अपना ये ख्याल है कि हमें थोड़ा सा ना हॉर्सेस फॉर कोर्सेस पर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। मैं कामरान आपकी जाने बढ़ता हूँ, मुझे ये बताइएगा उमैर बिन यूसुफ जिसने ऑस्ट्रेलिया टूर में परफॉर्म किया, तैयब ताहिर जिन्होंने परफॉर्म किया, हसीबुल्ला, ये सब वो नाम हैं जो कि आउट हैं, शाहीन का टूर भी नहीं खेल रहे। सऊद शकील, कामरान गुलाम जो कि आपकी टीम का भी पार्ट हैं, वो सब लड़के शाहीन का टूर भी खेलेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा? और बीइंग अ सिलेक्टर जब आपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को भी देखना है, ये एक पॉइंट दूसरा ऐड कीजिएगा, इमामुल हक के जो टीम से बाहर हुए हैं उसकी वजह उनका इंटेंट बताया गया है। शायद ये कहा जा रहा है कि जेसन ज़राए ने ये बताया कि जेसन गिलेस्पी ने कहा है कि वो स्लो इंटेंट रखते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में आपको किस इंटेंट की उनसे रिक्वायरमेंट है उनसे? देखिए उमर साहब, ये बड़ी पुरानी बातें हो गई हैं। अब क्रिकेट बड़ी फास्ट हो गई है, टेक्नोलॉजी बहुत आ गई है।
किसी को निकालना होता है ना, कोई भी बात करके आप निकाल देते हैं, ठीक है ना, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये क्या 5 साल के बाद इनको याद आया उसका इंटेंट? मुझे एक बात बताएं। और जहां तक आप बैकअप प्लेयर्स ऐसे बनाते हैं टीम में खिला के, जो डोमेस्टिक के खेल रहे होते हैं, इक्का दुक्का होते हैं, जो आप टेस्ट प्लेयर्स खिलाते हैं ए टीम में, आप देखें इस टेस्ट टीम के जो 5-6 लड़के हैं ए टीम में हैं, जो बाकी जो लॉर्ड है आपकी जो 20 टीमों की डोमेस्टिक प्लेयरों की, वो प्लेयर्स कहाँ पे जाएंगे जो वेट कर रहे होते हैं? हसीबुल्लाह कहाँ पे जाएगा? क्या सरफराज डिजर्व करता है ए टीम में खेलना? क्या उमर अमीन डिजर्व करता है ए टीम में खेलना? मुझे खुद सोचे, मैं भी सिलेक्टर रहा हूँ 3-4 महीने, लेकिन मेरी बड़ी डिबेट होती थी। खान साहब तो माशाल्लाह हम सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बंदे हैं कि ये किस अप्रोच के साथ टीम बनाते थे। जो मैं कहता था वो टीम बना करनी चाहिए थी। मुझे लगता है गट्स नहीं है बात करने के। क्रिकेट तो बहुत ज्यादा इनके रिकॉर्ड में, इनके स्टैट्स देखे जाए, जो भी डिसीजन लेने वाले हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है या बात करने की, डिबेट करने की हिम्मत मुझे नहीं लग रही कि वो टीम कैसे बनानी है, या कप्तान से बात करने की हिम्मत नहीं है, या कोच से बात करने की हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए क्या सिलेक्शन होनी चाहिए, क्या सिलेक्शन वो मुझे नहीं नजर लगा। आपने काम बड़ा जबरदस्त एक्सप्लेन कर दिया, सारा जो निचोड़ा उसका वो निकाल दिया। वक्त की चूंकि कमी है, वक्त निकाला कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। मजीद भी बात करेंगे, और भी खेलों के वाले से बात करनी है, लेकिन ये सिलेक्शन बड़ा एक अहम पॉइंट है। हम चाहेंगे कि ब्रेक के बाद भी सीरीज को कंटिन्यू करें। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी टू द प्रोग्राम जोर का जोर। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जी 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान तो कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रखता है, क्या अप्रोच है, इस हवाले से जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। खान साहब, यकीन तौर पर अगर आप कामरान की गुफ्तगू पे कुछ कमेंट करना चाहें तो वो भी कहिएगा, और डेफिनेटली हम दोबारा इसी बात पे घूम फिर के बात करें कि 17 रुकनी स्क्वाड और फिर बहुत सारे यहाँ पे प्लेयर्स के नाम अभी भी अगर हम बात करें तो डिबेटेबल है, स्पेशली इनके फॉर्मेट्स के हवाले से। तो ये क्या मतलब एक अप्रोच क्या है? हम तो हर गुजरते दिन के साथ ये बात करते हैं कि क्रिकेट की जानिब कुछ बेहतरी है, लेकिन जो डिसीजंस और जो चीज़ें सामने आ रही होती हैं उस पर हर दूसरे दिन ही हमें अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को कोट करना पड़ता है। अच्छा शीरी, मैं ये बात करूंगा कि आपने देखा कि स्क्वाड में 6 फास्ट बॉलर हैं। जी जी। क्या हमारा माइंडसेट चेंज हो रहा है एज ए मे बी के जो कोच हैं या कैप्टन जो हैं, ही वांट्स टू बी एग्रेसिव कि पिचेस पर घास रखा जाए? क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश के साथ जो सीरीज़ है, इस पर अगर आप फास्ट बॉलिंग के साथ बॉलिंग करेंगे तो यू हैव अ मोर चांस टू विन देन टू लूज। इसलिए कि पाकिस्तान के पास कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो फास्ट बॉलिंग अच्छी है हमारे पास। अब देखना ये है कि क्या पिचेस कंड्यूसिव होंगी फास्ट बॉलिंग के लिए, हार्डनेस पिचेस में होगी, बाउंस इवन होगा, स्टीप बाउंस होगा, मूवमेंट ऑफ द पिच होगी। टोनी हेमिंग्स आए हैं, एक नया बंदा आया है, वो आके पिचेस बनाएगा। अब उन पिचेस पर क्या आपका जो मेरा सवालिया जो एक निशान बनता है वो ये है कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने 90 ओवर्स करने हैं उमर इन द होल डे, और 90 ओवर्स में आपको ना यू हैव टू बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय योर स्पिनर। और वो स्पिनर जो है आपके पास इब्रार और आगा के अलावा और कोई नहीं है। चले पार्टी में उसको कर लेंगे। एग्जैक्टली। अब फास्ट बॉलिंग में शहनशाह अफरीदी, नसीम शाह के बारे में फिटनेस क्वेश्चन मार्क, हाउ मेनी ओवर्स ही इज गोइंग टू बॉल इन अ डे, और उसके ऊपर कितना वर्कलोड पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो विद शहनशाह अफरीदी कि वो एक स्पेल में 6 ओवर करेगा, 5 ओवर करेगा, 7 करेगा। तो उसके साथ आप मोहम्मद अली है या खुरम शहजाद है, और जो आपका आमिर जमाल है, इसकी फिटनेस जो है दैट इज इन डाउट। तो अब अगर आप अपने 6 फास्ट बॉलर स्क्वाड में रख रहे हैं तो मुझे तो यही लगेगा कि आपका जो स्ट्रेंथ वाला मामला है ना वो तेज बॉलर का है। ठीक है। अब क्या मॉनसून अभी खत्म होंगी, बल्कि अभी तो जारी है, तो ये बांग्लादेश की टीम आ रही है। व्हाट इज गोइंग टू बी द कंडीशन ऑफ द पिच? बॉल जो है वो फंस कर आएगा, स्लो आएगा, उसमें कितनी मूवमेंट होगी। यू नो द ग्राउंडमैन हैज टू गिव आंसर टू हिज प्लेयर्स आल्सो। भाई अगर मैं एक अननोन बंदा हूँ और मैं आके अपने ग्राउंडमैन से पूछता हूँ पिच कैसी खेलेगी, तो ही नीड्स टू आंसर मी इन प्रिसाइज, इन क्लियर टर्म्स
कि जी बॉल जो है ना वो थोड़ा सा मॉइस्चर होगा, सूख जाएगी, मगर जो हालात हैं और मौसम के जो हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि पिच जो वो ब्रेक करेगी, वो हार्ड होगी, उसमें कोई मूवमेंट होगी। तो अगर बॉल फंस के आना शुरू हुआ, ब्रेक होना शुरू हुआ, तो वो लेने के देने ना पड़ जाए। पिच का एक नेचुरल बिहेवियर भी तो होता है ना, उसको किस हद तक हम बदल सकते हैं? एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा है। और इसके लिए ना पिच का जो है ना, जो आपकी सॉइल होती है, उसमें क्ले का कितना कंटेंट होता है। डेफिनेटली मौसम है आपका, पाकिस्तान का क्लाइमेट जो है उसके हिसाब से पिच चलेगी। ये वो मौसम नहीं है जिसमें धूप बहुत ज्यादा निकलेगी, तमाजत होगी और बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगी। तो उसके लिए अगर आपने फास्ट बॉलिंग के साथ जाना है तो इट मींस कि आप 3 फास्ट बॉलर खेलेंगे, एक स्पिनर खेलेगा, 4 हो गए। आगा जो है वो आपका एक मेकशिफ्ट बॉलर बन सकता है या मिडिल ऑर्डर में आ सकता है। तो इट मींस कि हमारी जो स्ट्रेंथ है ना, वो अब स्पिन बॉलिंग से हटकर आप फास्ट बॉलिंग पर आ गए हैं। और उसमें अकल हम आगे भी बढ़ेंगे, अपने ओलंपिक्स के वाले से भी हमें जिक्र करना है, वहाँ पे भी जाहिर है हमारे आज अरशद नदीम है, नाम रोशन इंशाल्लाह, उम्मीद पूरी कि कल करेंगे, नाम बट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। लेकिन एक आखिरी मेरा पॉइंट है इस हवाले से ये कि खान साहब, ये क्या वर्कलोड मैनेजमेंट है शाहीन शाह अफरीदी की कि जी आपने नायब कप्तानी से उनको हटा दिया, आप एक खिलाड़ी के ऊपर मेंटल स्ट्रेस इस तरीके से देते जा रहे हैं मुसलसल, क्या वजह थी? ऐसा नायब कप्तानी का कौन सा वर्कलोड था उनके ऊपर जिसकी वजह से उनका वो मैनेज करना मुश्किल हो गया? और ये परफॉर्मेंस पे किस हद तक क्या तासुर था? ज़ाहिर है जब लड़का आप कप्तान बनाया, फिर हटाया, फिर वाइस कप्तान है, वहाँ से हटाया आप। आई थिंक कि ये बिल्कुल आपका बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उसकी स्टेट ऑफ माइंड क्या होगी। डेफिनेटली। और शाहीन शाह अफरीदी बीइंग दी बेस्ट बॉलर पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 बॉलर, उसको आप अगर इस तरह हैंडल करेंगे ना, देखिए क्रिकेट में ना आपने फ्रेड ट्रूमैन का एक नाम सुना होगा। फ्रेड ट्रूमैन का ये काम था कि जब वो टेस्ट मैचेस के लिए तैयारी करता था तो कहता था कि अगर मैं काउंटी क्रिकेट में 250 से 300 ओवर्स ना कर लूँ, आई एम नॉट रेडी टू प्ले फॉर टेस्ट मैचेस। तो अब शाहीन शाह अफरीदी बीइंग योर मेन बॉलर, मेन स्ट्राइक बॉलर, आपने जो क्वेश्चन किया है उसका जवाब जो है ना, वो मेरे लिए देना मुमकिन नहीं है कि वर्कलोड की वजह से हम उसको वाइस कप्तानी से हटा रहे हैं। नो दैट बहाना तो अच्छा बना ले। दैट इज नॉट द आंसर। इसमें और बहुत सारी चीजें पोशीदा हैं। आई थिंक और फिर हम यही तो अलमिया है कि फिर हम बात करते हैं जी कम्युनिकेशन नहीं है, फिर खिलाड़ी भी डिमोटिवेट हो रहा होता है और फिर अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें जन्म लेती है। बहरहाल मूविंग टुवर्ड्स इनाम बट, इनाम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। इनाम, जैसे कि आप यकीनी तौर पर सुन ही रहे हैं गुफ्तगू हमारी, हम तो खैर इस बात पे रो रहे हैं कि जी क्रिकेट की दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा रोना आता है कि जी ओलंपिक्स में क्या हो रहा है, दीगर जो खेल है वो कितने मुतासर हो रहे हैं। तो पहले तो ज़रा एक ओवरव्यू, जैसे हम कहते हैं ना कि एक बर्ड्स आई व्यू से कॉमेंट कीजिएगा कि जो आपने एक ओवरऑल एक ओलंपिक्स का हाल देखा है, 7 खिलाड़ी गए और जिसमें से 6 बाहर हो गए और अब अरशद नदीम से ही हमें सारी की सारी जो उम्मीदें हैं वो वाबस्ता हैं, तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए जी, ओलंपिक एक बहुत बड़ा मेगा इवेंट है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है। तो इसकी जितनी हम तैयारी करते हैं उस तरह का ही हमें इसका जो है वो रिजल्ट मिलता है। इस दफ़ा तो बड़ा खुशाइंद है कि हमारे जो 3 शूटर हैं उन्होंने क्वालिफाई कर लिया और एक अरशद ने क्वालिफाई कर लिया। इससे पहले तो पोजीशन इससे भी ज़्यादा थोड़ी ख़राब होती है जिसमें हमारे जो खिलाड़ी हैं वो इतने क्वालिफाई नहीं कर पाते। लेकिन ये है कि ओवरऑल जितने हमारे शूटर गए हैं, क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई किया था, फिर भी उन्होंने अपनी एक फाइट खेली है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस तरह मेडल्स तो नहीं विन कर पाए। लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा दुख होता है परफॉर्मेंस देखकर। ओवरऑल बहुत ज़्यादा हमें अच्छा नहीं फील होता जब हम ओवरऑल हम पोजीशन को देखते हैं। तो इनाम, आप हम कल हमारे साथ जो है वो एक और हमारे जो साबिक ओलंपियन है वो भी मौजूद थे, उनके हवाले से जो उनके भी शिकवे शिकायत थे वो भी हमने सुने, हमारी आवाम ने भी सुने। क्या समझते हैं, क्या बेहतरी होनी चाहिए, किस तरीके से हम बेहतर जो है इस सिस्टम को कर सकते हैं? 7 एथलीट सिर्फ गए हैं इस मरतबा, तो जो अगले आने वाले ओलंपिक्स हैं उसमें बेहतर से बेहतर जो है वो मामला हो ताकि बेहतरी आए। 7 की जगह 70 का हमारा दस्ता जाए, 700 से चले जाए, ये तो ख्वाब है, हम जितनी मर्जी ख्वाहिशात आप बढ़ाती जाए, लेकिन बेहतरी आनी कहाँ से चाहिए? सिस्टम में क्या बेहतरी आप समझते हैं वो वहाँ से उसका आगाज़ हम कर सकें? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। एक्चुअली क्योंकि ओलंपिक एक 4 साल बाद इवेंट आता है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है, तो हमें देखना पड़ेगा कि ओलंपिक की तैयारी के लिए जो नेशंस बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं वो क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल करती हैं। तो अगर हम किसी भी अच्छे मुल्क को देखते हैं, अगर मैं रेसलिंग की बात करता हूँ या ओवरऑल हम बात करते हैं,
तो तमाम जो ममालिक हैं वो इसको 4 साल से 4 साल का प्लान करते हैं। अभी जितने भी कंट्रीज हैं, अभी जो एशिया चैंपियनशिप 2024 में हुई है उनकी बी टीम ने पार्टिसिपेट किया है, जिनको वो जो हमारी लॉस एंजल्स 2028 की ओलंपिक हो रही है उसके लिए तैयार कर रहे हैं। तो आप ये देखें कि जो 2028 की ओलंपिक है उसके लिए तो लोगों ने तैयारी शुरू कर दी बिल्कुल। लेकिन खराबी यहाँ से आती है कि जब हम तैयारी के लिए तकरीबन कोई 2-4 माह बाद, 2-4 माह पहले कैंप लगाते हैं तो हम ख्वाहिश ये करते हैं कि हमारे जो खिलाड़ियां वो क्वालिफाई कर जाएं। तो इस तरह से पॉसिबल नहीं होता, हमें 4 साल का प्लान करना चाहिए। अगर अब हम ओलंपिक के लिए बात कर रहे हैं तो 2028 की बात कर रहे हैं, तो अब हमें खिलाड़ियों को सिलेक्ट करने की जरूरत है कि जिनको हम 4 साल इनको कंटिन्यूसली हम इवेंट खिलाएंगे, इनको हम इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाएंगे, इनको हम हर तरह की सहूलियात देंगे ताकि ये खिलाड़ी 4 साल तक तैयार होते रहें और फिर दुनिया का जो सबसे बड़ा इवेंट है ओलंपिक, उसमें ये पार्टिसिपेट करें और मुल्क का परचम बुलंद करें। बिल्कुल इनाम, लेकिन ये तो वो बात है ना जो हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन हो क्या रहा है इसमें बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फेडरेशन से आप बड़ा क्लोज हैं। 2028 की हम बात कर रहे हैं और 2024 से बहुत ज़्यादा हम कुछ सीख चुके हैं ऑलरेडी। अगर लेसन्स हम अडॉप्ट करने की बात करें, समझते हैं कि कुछ इस तरह की नई उम्मीद बनती भी 2028 के लिए नजर आ रही है आपको इनाम? देखिए, सबसे पहले तो जरूरी इस चीज का है कि हम ये देखें कि हमारे पास बजट कितने हैं। अगर हम इस वक्त बात करते हैं ओवरऑल जो पाकिस्तान का टोटल स्पोर्ट्स का बजट होता है, जिसमें हमारे तमाम स्पोर्ट्स के इदारे आ जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और तमाम प्रोविजनल जो हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड आ जाते हैं, तो हमारा बजट इतना थोड़ा है कि आप ये देखें कि जितना इंडिया के एलीट एथलीट पर उन्होंने खर्च किया है ना ओलंपिक की तैयारी के लिए, तो हमारे पास तो इतना बजट नहीं होता सारा ओवरऑल, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डालकर भी इतना बजट नहीं होता कि हम उन खिलाड़ियों को हम किस तरह इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जरूरी ये है कि हमारा बजट जो है ना उसको ज्यादा होना चाहिए ताकि हम अपने खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट कर सकें, ताकि हम नीचे से ग्राउंड से अपने खिलाड़ी निकाल सकें, ताकि हम इनको इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवा सकें। तो हमारा बजट बहुत थोड़ा है। उसके बाद फिर आगे से जो हमारे पास एक कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम इस तरह से नहीं है कि हम कोई भी खिलाड़ी, हमें नहीं पता कि हमने कब से तैयारी शुरू करनी है, किस खिलाड़ी को हमने ट्रेनिंग के लिए भेजना है। तो जरूरी ये है कि जिस तरह हमारे पास बजट बहुत थोड़ा है, हमें ये चाहिए कि हर गेम से 2-2, 3-3 अच्छे खिलाड़ी लें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेसलिंग की बात करता हूँ तो आपको 2-3 नाम अच्छे नजर आएंगे, वेट लिफ्टिंग में आपको 2-3 खिलाड़ी नजर आएंगे, आपको सादी अब्बास कराटे में नजर आएंगे। तो इस तरह के जो हमारे इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उनको तैयार करना जरूरी है, उनका एक एलीट पूल बनाना जरूरी है और उन पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। अगर पैसे थोड़े हैं तो फिर आप अच्छे और मेन खिलाड़ियों पर फोकस करें ताकि वो हमें मेडल लेकर दें। इनाम, मैंने देखा है आपको जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वहाँ पर आप लड़कों को ट्रेन भी कर रहे हैं, साथ अपनी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक तो ये बताएगा कि क्या समझते हैं आप, अगर सही डायरेक्शन पे हम काम करें और जो हमारी एसोसिएशंस हैं वो ओलंपिक कमेटी है वो सही डायरेक्शन में काम करें, तो रेसलिंग जो है इस शोबे में कितना पोटेंशियल है, पाकिस्तान जो है कितने मेडल, कितनी वेट कैटेगरीज में जीत कर ला सकता है? देखिए, मैं 1-2 चीजें क्लियर कर देना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन है वो बहुत ही थोड़े वसाइल के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर मैं आपको अपना सालाना बजट बताऊं तो आपको और मुझे दोनों को शर्म आ जाएगी कि 15 लाख रुपया हमारा सालाना बजट है, जिसमें हम ओवरऑल रेसलिंग को 1 साल के लिए देखते हैं। तो इतने पैसों में हम इनाम बट लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम कॉमनवेल्थ के मेडल ले रहे हैं, जिसमें हम वर्ल्ड के मेडल ले रहे हैं। तो रेसलिंग अपना काम कर रही है। अगर हम ओलंपिक की बात करते हैं तो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से हमारे 12 जो खिलाड़ी हैं उनको सिलेक्ट किया गया, उनको ओलंपिक स्कॉलरशिप दिया गया और जो तीनों शूटर, बल्कि ये 4 के 4 जो क्वालिफाई बंदों ने किए हैं, जिनमें गुलाम जोसेफ है, जिसमें हमारी कशमाला तलत आ जाती है, जिसमें अरशद नदीम जी ठीक सही बहुत है कि ये जैसे इनाम भी जिस जानिब इशारा कर रहे हैं कि ये जो इमर्जिंग टैलेंट है और यकीनी तौर पे ये तो बहुत एस्टोनिशिंग है। खान साहब आप भी इस पे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करें कि 15 लाख उसमें तो सर ये आपको नहीं लगता 1 महीने का बिजली का बिल ही चला जाता होगा? बिल ज्यादा है लगता ही तो इतना ही आया। नहीं, वो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप ओलंपिक्स को देखें ना, मैंने कुछ बड़े जो इवेंट थे वो देखे हैं, दुनिया का स्टैंडर्ड मैं कहाँ से कहाँ चला गया। और आप देखें कि उनकी जो डेडिकेशन है, जो एप्लीकेशन है, जो जीतने का एक खुमार है, जो मज़ा है,
एक चाशनी जो है कि जब कोई एथलीट कोई अब 100 मीटर्स की रेस कोई जीतता है तो जिस तरह वो सेलिब्रेट करते हैं, ये उनको अपने मुल्क का परचम और वो जो मेडल है वो जब गले में पड़ता है और फिर तराना जो बजता है उनका, वो एक अजीब ही समा होता है, गूज़बम्प्स, तो रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। अब हम जो है हम कहाँ पर चले गए हैं, हमारे 13 के 14 जो हैं वो अलग लोग गए हैं सिर्फ मजा लेने के लिए, और 7 एथलीट गए हैं जिसमें अभी आपने अरशद नदीम की बात की है। तो देखिए हमने जो मेडल की उम्मीद थी ये सभी जानते थे कि सिर्फ एक अरशद नदीम से थे, क्योंकि और अरशद के ऊपर भी लोड इतना है, प्रेशर इतना है, तवक्कुआत इतनी ज़्यादा हैं। नीरज चोपड़ा उनके कंपटीटर हैं। नीरज चोपड़ा को आप देख लें कि जिस तरह अभी इनाम ने बात की कि ये अभी से तैयारी अगले ओलंपिक्स की शुरू हो चुकी हुई है। नीरज के ऊपर ये 4 साल, इससे पहले भी एक लंबा अरसा चलता चला आ रहा है, इन्वेस्टमेंट की जा रही है। जो नीरज के साथ फाइनेंशियल मामला हैं आप उसको काउंट कर लें, इधर से आप जो है अमाउंट जो अरशद नदीम को मिल रही है उसको काउंट कर लें। वो अरशद नदीम को तो वो बाहर जेवलिन और बाकी मिली है, बाहर ट्रेनिंग कर रहे थे, बाकायदा वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे लोग, तो उनको वहां से बुला के इस मौसम में, इस ह्यूमिड मौसम में, इस गर्मी में वापस बुलाया और यहाँ पर ट्रेनिंग कराई। भाई आप असल उसकी जो स्ट्रेंथ है वो तो आप जाया कर रहे हैं। exactly. तो जब वो वहाँ पर मौजूद था, वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा था, he was under some very good coaches, तो क्या जरूरत थी उसको कुछ 15, 20, 25 दिन के लिए यहाँ बुलाना और फिर वापस करना। अब अगर वो आपको इस लेवल पर लेकर आ गया है कि जहाँ पर इंशाल्लाह अगर वो कल अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं इंशाल्लाह, तो फिर वो पाकिस्तान के लिए एक मेडल लेके आएंगे। हमारी दुआ तो यही है कि अरशद मेडल जीते हैं, लेकिन फिर भी जो भी रिजल्ट है, अरशद जिस तरीके से मेहनत करके जहाँ तक पहुँचा है, हमें स्टिल अरशद के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। इनाम जो है वो राब्ता मुनक़ता हो गया था, टेक्निकल इशू आ गया था। हम बात कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ 15 लाख, इसमें मैनेज क्या होता होगा? और जो जब जिस पेशे से, जिस फील्ड से आप लोग मुंसलिक हैं, यहाँ पर तो डाइट का बड़ा ख्याल रखना है, न्यूट्रिशन का बड़ा ख्याल रखना है, बहुत सारी चीज़ें देखनी है आप लोगों को। जी बिल्कुल, इसी तरह से यह है कि जी बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं, तो दोबारा बात जो है ना वो आ जाती है, हमारे फंड्स की बात आ जाती है। तो जितना हम अपने मुल्क में अपने खिलाड़ियों पर इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमें उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, उसी तरह से हम इसको चीज़ों को लेकर चलेंगे। आप ये देखें कि एक अच्छे खिलाड़ी को, अगर मैं बात करता हूँ कि जिस तरह हमें अब ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना था या ओलंपिक में खेलना था, कम से कम एक साल में 7 से 8 इवेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फंड्स कम होने की वजह से हम एक आधे इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी हमें जब स्पेशल कोई पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से स्पेशल कोई ग्रांट मिलती है या स्पेशल कुछ वो हमें करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो फिर हम उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं, अदरवाइज हम इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। आप ये देखें कि जो हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, इसमें 7 से 8 साल बाद टीम ने पार्टिसिपेट किया है। तो जब तक हम अपने खिलाड़ियों को सहूलियात नहीं देंगे, जब तक हम अपने खिलाड़ियों की ट्रेनिंग नहीं करवाएंगे। और एक जो चीज मैं आपको बड़ी बताता चलूं कि 2018 में जब मैंने कॉमनवेल्थ में मेडल जीता, उसके बाद 2022 में जीता, तो मैं एक ही बात जो बार बार कर रहा हूँ कि हमें इंटरनेशनल खिलाड़ियों की, हमें इंटरनेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है। लेकिन आप ये देखें कि पिछले 10 सालों में शायद हमें एक दफा भी मौका नहीं मिला कि हम इंटरनेशनल ट्रेनिंग करें जिससे हमारे खिलाड़ियों का मेयार बुलंद हो सके। बिल्कुल। तो इनाम, अब जो एस्पायरिंग ओलंपियंस हैं, डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इमर्जिंग टैलेंट अब भी मौजूद है जो आना चाहता है, लेकिन यकीनी तौर पर ये लैकिंग्स तो हैं, ये चैलेंजेस तो हैं। उनके लिए आप क्या समझते हैं, क्या उनके लिए मैसेज हो सकता है? क्योंकि स्किल्स तो मौजूद हैं लेकिन क्वालिफिकेशन पे बहुत हद तक काम नहीं हो रहा, अकेडमीज नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा डेवलप नहीं है ना। जी बिल्कुल, सबसे ज़रूरी तो सबसे पहले तो चीज़ यही आ जाती है कि हम अपने खिलाड़ियों को सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर दें। तो यहाँ से ही बात शुरू हो जाती है। बहुत अफसोस की बात है, मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि पाकिस्तान में रेसलिंग की कोई एक रेसलिंग अकेडमी नहीं है। जब हम जाते हैं, कैंप लगता है हमारा, तो अनफॉर्चुनेटली हमें हमारा जो मैट है कभी उठाकर एक कोने में डाला जाता है, कभी उठाकर किसी दूसरे कोने में डाला जाता है। तो इस तरह से तो निजाम नहीं चलता ना। तो बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हम इनाम, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आपने कोई यकीनी तौर पर जब इस तरह की चीजें होती हैं और आप वहाँ पर विटनेस करते हैं, तो आप कोई ऐसा बेहतरीन टैलेंट जिसको बैक ऑफ करते हुए भी देखा है आपने अपनी करियर में? ना देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि गुजरांवाला में मैं एक अखाड़ा चला रहा हूँ और यहाँ पर तकरीबन 100 के करीब मेरे पास स्टूडेंट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ मेरे स्टूडेंट जाते हैं, बहुत सारे मेडल जीतते हैं। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट जाके
कॉमनवेल्थ में मेडल जीते हैं और डिफरेंट इवेंट्स में पाकिस्तान को पार्टिसिपेट कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो टैलेंट तो हमारे पास है, हम बहुत से अच्छे बच्चे हमारे पास अभी से हैं, अभी से प्लान करने की जरूरत है कि हम हर गेम में 4-4, 5-5 बच्चे निकालें, 20 से 25 बच्चों का एक एलीट पूल बनाएं जिसको हम तैयारी करवाएं। तो आप तो नंबर ले सकते हैं, नाम ले सकते हैं खिलाड़ियों का। मैं बता सकता हूं कि 4 साल बाद कौन से बच्चे रेसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज उनको पिक करें, उनको ट्रेनिंग करवाएं ताकि हमारे खिलाड़ी पूरी दुनिया में नाम रोशन कर सकें। ठीक है इनाम, नूर दस्तगीर भट्ट भी हमारे साथ मौजूद थे जिनका मैंने जिक्र भी किया पहले। वेट लिफ्टिंग में भी ये भी, क्योंकि रेसलिंग वेट लिफ्टिंग साथ साथ चलते पैरेलल, अगर बींगा एक मतलब अगर टेक्निकली मैं बात ना करूँ तो इस हवाले से मैं बात करूँ तो ये उस साइड पे भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो निगलेक्ट किया गया उस साइड को। तो क्या करते हैं आप, अगर नूर दस्तगीर भट्ट यहाँ पर होते तो क्या हम वहाँ पर भी उम्मीद रखते मेडल की? और रेसलिंग वाले मामलों में कुछ आप जानते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है, क्यों इस तरह की नाइंसाफियाँ की जा रही हैं? देखिए, मैं तो दोबारा यही बात करता हूँ कि हमारे पास नाइंसाफी तो उस वक्त होती है जब हमारे पास बजट थोड़ा होता है। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो ओवरऑल बजट रखा जाता है वो बहुत थोड़ा रखा जाता है। जिस तरह अभी नीरज की बात हो रही थी, तो उनके अगर इंडिया के 3 से 4 खिलाड़ी जो टॉप एथलीट है जिसमें नीरज शामिल है और 2-3 और शामिल होते हैं, तो इन 5-6 बंदों का जितना बजट है इतना पूरे पाकिस्तान का बजट है। तो सबसे पहले तो पैसे ही बहुत थोड़े हैं और उसके बाद जो दूसरी चीजें आ जाती हैं वो फिर जितने हमारे पास पैसे रह जाते हैं उन पे ठीक तरह से प्लानिंग नहीं हो रही, ठीक तरह से काम नहीं हम कर पा रहे। आप ये देखें कि 30 बंदों का या 40 बंदों का हम कैंप लगाते हैं पाकिस्तान में, जो सिर्फ पाकिस्तान में खिलाड़ी हैं और अपने हम चाहते हैं कि हमारा बंदा जाके ओलंपिक में मेडल ले, लेकिन ट्रेनिंग वो करता है पाकिस्तान में रह के बहुत हल्के खिलाड़ियों के साथ। तो कितना पॉसिबल है बहुत 40 बंदों का कैंप लगाने की बजाय 3 बंदों को इंटरनेशनल ट्रेनिंग करवाएं। जी, यानी कि मसला सिर्फ फंड्स एलोकेशन का ही नहीं है और बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको देखना बड़ा जरूरी है। खान साहब, एक तो लास्ट कमेंट आपसे ये भी चाहेंगे कि आप ऐड करें कि ये जो सारी हालत है, चाहे वो क्रिकेट दीगर शोबा खेल की बात हो, जिम्मेदार कौन रहा है अब तक इस नहज पे लाने के लिए और अब जिम्मेदारी किसकी बनती है? देखिए चीरी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। जी। आपकी क्लब्स लेवल पर, स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर और यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर यहाँ पर स्पोर्ट्स को अहमियत नहीं दी जाएगी ना तो ये आगे नहीं बढ़ सकेगी। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं बालन जिनको भी ठीक करना है। आपका बहुत शुक्रिया अजहर खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। इमाम हमारे साथ मौजूद थे इनाम भट्ट। इनाम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था नाज़रीन आज का ज़ोर का जोड़। आपसे होगी कल मुलाकात और उम्मीद करते हैं कि हर जो आने वाला दिन है वो एक अच्छी खबर लेकर आए। कल जो है जेवलिन थ्रो में एक अहम मुकाबला है, तो उसके लिए अरशद नदीम के लिए भी पूरी कौम से दुआ की अपील है।